वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस हम आ चुके हैं नए लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के 10वें पार्ट पर। और आज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस के आगे कैपेसिटर के प्रिंसिपल पर, क्यों नीड होगी कैपेसिटर की, आज उसके बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले आपको लास्ट जो क्वेश्चन दिए गए होंगे वो आपने कर लिए होंगे। तो चलिए पहले फटाफट से एक छोटे से कीवर्ड को पकड़ते हैं और इस कीवर्ड से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको कैपेसिटेंस की यूनिट क्या बताई गई थी। कैपेसिटेंस की यूनिट बताई गई थी फैराड, और आपको मैंने बताया था कि फैराड जो है वो कैपेसिटेंस की ह्यूज यूनिट है, राइट। तो ह्यूज यूनिट कैसे पता चलती है कि ये ह्यूज यूनिट है? तो जैसा कि आप मान लेते हैं कि अगर मैं एक फैराड ले लूं, एक फैराड अगर कोई कैपेसिटेंस ले लूं और इससे बनाने की कोशिश करूं कोई एक बड़ा सा सिस्टम जिससे हम चार्ज स्टोर करके उसका यूज कर सके, तो क्या किया जा सकता है? तो हम जानते हैं कि जनरल सा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास यही है, यही होता है। ये किसी स्फेरिकल आइसोलेटेड रीजन के लिए है, और स्फेरिकल आइसोलेटेड रीजन के लिए अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं, इसकी वैल्यू 9 × 10 पर 9 रख दूं, और यहाँ पे r और यहाँ से r की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो 9 × 10⁹ मीटर। और फिलहाल यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इसको किलोमीटर में लिखा जा सकता है 9 × 10⁶ किलोमीटर, राइट। तो ये क्या देख रहे हो आप? तो आपने देखा कि अगर मैं जनरली अगर एक फैराड का कोई बड़ा सा ह्यूज यूनिट या ह्यूज रीजन बनाने की कोशिश करूं, तो ऐसे रीजन को बनाने के लिए उसका साइज लगभग 9 × 10⁶ किलोमीटर होना चाहिए। जरा सोचिए कि अर्थ की जो रेडियस होती है वो 6400 किलोमीटर होता है, और अर्थ का ये रेडियस अगर डबल कर दोगे तो डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर हो जाएगा 12,800 किलोमीटर। और जरा इसको देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 90 लाख। तो यहाँ पे आप 9 × 10⁶ देख रहे हो, यहाँ पे 12,800 देख रहे हो। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा अर्थ का डायमीटर भी इतना कैपेबल नहीं है कि वो इतनी साइज का अगर रीजन होगा तभी वो 1 फैराड बन पाएगा। और हमारे पास अर्थ की साइज जो 12,800 है वो भी 1 फैराड का कैपेसिटेंस होल्ड नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि जो 1 फैराड है वो बहुत ही बड़ा यूनिट है इसका कैपेसिटेंस का, जो कि हम यहाँ अर्थ पर रह करके इतना बड़ा रीजन कैसे बनाएंगे जो अर्थ से भी बड़ा हो जाए। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि हमारा जो 1 फैराड है वो बहुत ह्यूज यूनिट है। इतना बड़ा ह्यूज यूनिट हम लोग अर्थ के सरफेस पर कैसे ऑक्यूपाई करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। कोई बात नहीं, तो इसीलिए हमने इसका जनरल यूनिट मतलब डोमेस्टिक यूनिट लेना शुरू किया, जिसको माइक्रो फैराड, पिको फैराड और एंगस्ट्रॉम नैनो में हम लोग लेते हैं। तो जनरली हमें उतने की ही जरूरत पड़ती है, फैराड की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि व्हाई वी कॉल द फैराड इज ह्यूज यूनिट। तो आपको कंपैरिजन करना होगा किससे, आपको निकाल करके बताना होगा कि वैसे तो ये 90 लाख के आसपास आ रहा है, जो कि इतनी बड़ी साइज का बनाना पॉसिबल नहीं है, जो कि अर्थ की साइज जो है वो 12,800 किलोमीटर कह सकते हो। तो 12,800 इतनी बड़ी साइज में इतना बड़ा साइज का हम कैसे स्फीयर बना सकते हैं? तो इस तरीके से हमने कह दिया कि आपका ये फैराड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है। आगे बढ़े और देखेंगे हम कि आज हम ऐसा क्या कर दें कि हमारे पास एक इनफ अमाउंट का कैपेसिटेंस अवेलेबल हो जाए। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा आइडिया लीजिए। एक बात मुझे बताइए कि आपने फैन वगैरह तो देखे ही होंगे, तो फैन में कंडेंसर लगे होते हैं, उसी को कैपेसिटर कहा जाता है। तो हमारे जो फैन में कंडेंसर या कैपेसिटर लगते हैं, एक्चुअली उसका कैपेसिटेंस क्या होता होगा? जरा देखा है आपने? तो देखिएगा लगभग 2.5 MFD लिखा होगा, और लगभग 3 MFD तक भी आप ले सकते हो, ये डिपेंड करता है उसके मोटर पे। तो बिना, आपको पता है कि बिना कैपेसिटर के आपका फैन चल ही नहीं सकता, स्टार्ट ही नहीं होगा। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। बिना कैपेसिटर का हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते, और उसमें जो कैपेसिटर्स लगते हैं वो लगभग 2.5 माइक्रो फैराड कहते हैं इसको, या फिर लगभग 3 माइक्रो फैराड तक लग सकता है। तो अब मुझे एक जनरल आइडिया लेने के लिए मैं 3 माइक्रो फैराड लेकर के आपको दिखाता हूं। तो जरा सोचिए कि मैं अपने किसी फैन के लिए 3 माइक्रोफैराड का सिलेक्शन करना चाहूं, तो 3 माइक्रोफैराड ये मैंने ले लिया। माइक्रो को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶,
और फैराड ये हो गया, ये फैराड आपने ले लिया। फाइनली C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यहां से आपने 3 into 10 to the power -6 और यहां पे 9 into 10 पर 9 लिख दिया और फाइनली into r, इसको आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, 3 9 27 और into 10 to the power 3 r, तो यहां से r इज इक्वल टू 27 किलोमीटर। जरा सोचिए, ये मीटर में था, इसको मैंने किलोमीटर में चेंज किया है। जरा सोचिए कि आपको जो बनाना था एक फैन के लिए एक इनफ अमाउंट का कैपेसिटेंस चाहिए होता है, तो इनफ अमाउंट का कैपेसिटेंस का जो साइज होना चाहिए, साइज का मतलब यहाँ रेडियस से लिया गया है, जो रेडियस होना चाहिए वो 27 किलोमीटर, इसका डायमीटर चेक करो तो 54 किलोमीटर, ये बहुत ह्यूज साइज का है। तो इतना बड़ा ह्यूज साइज का अगर मैं मेटालिक कोई रीजन लूं तब जाके हमारा फैन चल पाएगा। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें साइज भी कॉम्पैक्ट मिले, छोटा मिले और कॉम्पैक्ट साइज के बावजूद भी हम फैन को चला सके। याद रखें, बिना कैपेसिटेंस के आप चला ही नहीं सकते ऐसे डिवाइसेस को, जैसे मोटर वगैरह को। तो जरूरी क्या है कि आपको एक इनफ कैपेसिटेंस का कोई सिस्टम मिले, तो इनफ कैपेसिटेंस का सिस्टम मुझे चाहिए होगा। अब ऐसे इनफ अमाउंट की कैपेसिटेंस को या फिर एक ऐसा सिस्टम जिस पर इनफ अमाउंट ऑफ चार्ज को हम बिना उसके साइज को बढ़ा के स्टोर कर सकते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिस पर हम इनफ अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, जो कि उसकी साइज भी क्या रख के, कॉम्पैक्ट रख करके, राइट। तो ये हो गया कैपेसिटर का डेफिनेशन। तो कैपेसिटर क्या है, ये बात समझ में आ गई। इसको बड़े सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि आप पहले के जमानों में, मतलब हम लोग लास्ट के बारे में बात करें, लास्ट तकरीबन डेकेड से हम लोग काफी अब यूजर फ्रेंडली हो गया फोन के साथ और हर चीजें फोन में आ चुकी है। पहले हम लोग को नेट के लिए साइबर कैफे का इस्तेमाल करना होता था, या फिर अगर मुझे टाइपिंग करनी होती तो अलग जगह जाना होता था, फोटोज क्लिक करने के लिए अलग जगह जाना होता था, मतलब एवरीथिंग। हमें मेल पढ़ना है तो अलग जगह जाना है। तो हर चीजों को हम लोगों ने कॉम्पैक्ट करके फोन में ले आया है और इसको स्मार्ट बना दिया है। तो इस तरीके से छोटे से फोन के अंदर ही हमने बहुत सारी चीजों को यहाँ पे स्टोर करके रखा होगा, तो इसको हमने स्मार्ट कह दिया। सिंपली यहाँ पर क्या है कि हमें क्या करना है, उतने ही छोटे साइज पर इनफ अमाउंट ऑफ चार्ज को लेकर के स्टोर कर देना है, जबकि उसकी साइज पर भी ज्यादा इफेक्ट न पड़े। तो ऐसे सिस्टम को हम कैपेसिटर कहेंगे। तो कैपेसिटर तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैपेसिटर क्या है। आइए कैपेसिटर का पहले कॉन्सेप्ट अब डेफिनेशन के थ्रू पहले लिख लेते हैं। कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। अब थोड़ा इसको देखेंगे, इसकी वर्किंग वगैरह को समझेंगे कि कैपेसिटर हमारे लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए सबसे पहले कैपेसिटर का डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया क्या है। तो डेफिनेशन तो आप समझ ही गए हो, द सिस्टम एट विच we can store enough amount of charge without changing its size. This is called कैपेसिटर। कैपेसिटर और कंडेंसर भी कहते हैं बच्चे इसको। जनरली हम लोग कंडेंसर वर्ड फैन के लिए यूज कर लेते हैं, वैसे कैपेसिटर या कंडेंसर आप कह सकते हो, राइट। तो ये तो हुआ कैपेसिटर का डेफिनेशन। अब इसका प्रिंसिपल समझेंगे कि ये कैसे ये काम कर सकता है कि हम उस सरफेस पर इनफ अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्लेट एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही चार्ज को स्टोर कर सकता है और उस लिमिट को हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। उस ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद वो और ज्यादा चार्ज को स्टोर करना बंद कर देता है, उसके बाद इंसुलेशन शुरू हो जाता है और लीक होने लगता है चार्ज, और फिर हमारे को किसी काम का नहीं रहता। तो हमें इस प्लेट पर एक पर्टिकुलर लिमिट में ही चार्ज को स्टोर करना है और उसके बाद चार्ज लीक होगा और आसपास के एयर को कंडक्टिंग बनाने लगेगा, इसको आयनाइज करने लगेगा, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो मेक श्योर कि आप उस प्लेट पर एक लिमिटेड अमाउंट, एक ब्रेकडाउन वोल्टेज तक ही वोल्टेज ले जा सकते हो, चार्ज को स्टोर कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखोगे बस। तो यहां पर अब हम प्रिंसिपल समझेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है कैपेसिटर का।
तो प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे पहले एक आइडिया लेते हैं कि मेरे पास एक प्लेट है, मेटालिक प्लेट, और मेटालिक प्लेट पर हम चार्ज को स्टोर करते हैं जैसा कि आपको पता है। तो लीजिए हमने एक मेटालिक प्लेट को लेकर के इस पर चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। लीजिए तो इस पर चार्ज को स्टोर कर लिया। जैसे ही आपने इसको चार्ज को स्टोर कर लिया तो इसका जो पोटेंशियल है एक लिमिट तक ही जा सकता है और उसके बाद ये बढ़ना बंद हो जाएगा, राइट। ऐसा ही कुछ है। तो आप किसी बॉटल में लिक्विड भर रहे हो तो एक लिमिट तक जाकर के बंद हो जाएगा। जैसे आप किसी कमरे में स्टूडेंट्स को बिठा रहे हो तो स्टूडेंट्स को बिठाने का एक लेवल होगा और एक लिमिट तक ही आप उस कमरे में, उस रूम में, उस क्लासरूम में बच्चों को बिठा सकते हो और उसके बाद जैसे ही सारे चेयर, सारे टेबल्स भर जाएंगे तो आप उसको लेना बंद कर दोगे, आप कहोगे कि क्लास फुल हो गया है। तो ऐसा ही कहानी यहाँ पर भी है कि आप इसको कब तक एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक ले जा करके और ज्यादा चार्ज नहीं कर पाओगे। मान लीजिए कि इस प्लेट का नाम P1 है और इसको आपने किसी एक्सटर्नल सोर्स से क्या है चार्ज करना शुरू कर दिया था। ये एक्सटर्नल सोर्स है, ये कोई आपने सोर्स ले रखा है, राइट। और यहाँ पर इस सोर्स के थ्रू, यहाँ पे आपने सोर्स ले रखा था और इस सोर्स के थ्रू आपने एक इलेक्ट्रोस्कोपी लगा रखा है। इलेक्ट्रोस्कोपी क्या करेगा, वो बताएगा कि इस सरफेस का पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये चेक करता रहता है। तो अभी फिलहाल के लिए आपने इसको चार्ज किया है तो इनके बीच के जो सेपरेशन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। इनके बीच का जो सेपरेशन बढ़ जाता है तो आप कहते हो कि एक्चुअली इस सरफेस पर मैक्सिमम पोटेंशियल आ चुका है, राइट। तो अब क्या करना है, अब आप इसको और ज्यादा चार्ज कैसे दोगे, क्योंकि इस पर तो मैक्सिमम चार्ज इस समय स्टोर हो चुका है। अब क्या करना है, और इसका वोल्टेज भी एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुका है, लेवल भी इसका मैक्सिमम है। अब क्या करना है, अब हम इसको और ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे दे सकते हैं, तो उसके लिए मेरे पास एक लॉजिक है और इसके बगल में हम एग्जैक्टली मैं सेम ऐसा ही सिमिलर प्लेट रख देता हूं और ध्यान दीजिएगा इसके पैरेलल रखना है, सेम ऐसा ही प्लेट रख दिया बगल में। तो जैसे हम इसके पैरेलल में एक अनदर प्लेट इंट्रोड्यूस करते हैं तो होता क्या है, आपने जरूर पढ़ा होगा इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या होता है कि अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इंड्यूस होके जो अनचार्ज प्लेट है उस पर चार्ज आना शुरू हो जाएगा और एक साइड ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और आपको पता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ इंट्रोड्यूस होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो गया, ये नेगेटिव चार्ज आपने देखा और सिंपली एक तरफ नेगेटिव आएगा तो इसको बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड कितना आएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस होता है, राइट। आपको ये बात तो पता ही है कि इंडक्शन बताता है कि चार्ज तो आपको प्रोड्यूस होगा लेकिन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ये इक्वल अमाउंट में रहता है। तो इधर नेगेटिव अमाउंट, इधर पॉजिटिव अमाउंट। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि इस प्लेट की जो डिस्टेंस है, ये सेकंड वाली प्लेट P2 से कुछ स्मॉल d रखा गया है। अब ये तो कुछ डिस्टेंस है, ये वाली प्लेट इस वाले सरफेस पर नेगेटिव इसकी ज्यादा क्लोज है और पॉजिटिव इससे जस्ट फार है, थोड़ा सा फार इसके अदर सरफेस पर है, इसलिए थोड़ा दूर हो जाता है। तो आप मुझे बताइए कि आपको पोटेंशियल का तो पता है, पोटेंशियल होगा इसके वजह से भी यहाँ पर और इसके वजह से भी यहाँ पे। जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा पोटेंशियल उतना वीक होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा, लेकिन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, राइट। अब इसका जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस उससे कम होगा, अदर साइड का जो पोटेंशियल इस पर आएगा उससे थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सॉरी, उस दूसरे वाले रीजन का इफेक्ट यहाँ पर थोड़ा कम होने वाला है, राइट। तो इस रीजन का इफेक्ट हम चेक करने जा रहे हैं, आइए थोड़ा चेक करते हैं। इसको आइडिया लेने के लिए मैं एक काम करता हूं, एक यहाँ पर आइडिया लेने के लिए इसको मान लेते हैं कि मैक्सिमम 100 वोल्ट तक ले जा सकते हैं। तो ये मैक्सिमम वोल्ट 100 वोल्ट अचीव कर लिया, राइट इसने। और मैक्सिमम वोल्ट जब इसने 100 वोल्ट अचीव कर लिया तो अब ये और ज्यादा चार्ज हो नहीं पाएगा, तो हमने दूसरा प्लेट इंट्रोड्यूस किया और इसने इस पर पोटेंशियल इंट्रोड्यूस किया। तो इसका पोटेंशियल इस पर जो है वो थोड़ा डिस्टेंस होने की वजह से 100 तो नहीं होगा, उससे कम ही होगा। जस्ट सपोज दैट कि इसका जो इफेक्ट है इस पर -40 वोल्ट है। जब भी होगा 100 से कम तो -40 वोल्ट, क्योंकि ये वाला जो पॉजिटिव है उसके दूसरे साइड पर है तो उतना ही चार्ज, लेकिन इस पर भी इफेक्ट थोड़े दूर से डालेगा, डिस्टेंस अधिक है इसलिए इसका इफेक्ट इस पर कुछ कम होगा। और मान लीजिए वो 30 वोल्ट है, राइट, और ये 30 वोल्ट पॉजिटिव होने की वजह से प्लस में दे सकते हो। तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि इस प्लेट पर जो इफेक्ट है, इस प्लेट का जो इफेक्ट इस अब होगा वो क्या होगा, इसको सॉल्व करिए तो आप क्या पाओगे कि 100 -40 और +10, फाइनली ये मिलेगा आपको कितना, +90 वोल्ट। तो इस
P1 मतलब प्लेट P1 पर जो नया पोटेंशियल आ गया है, उस नए पोटेंशियल की वैल्यू है 90 वोल्ट। जरा सोचिए कि अगर किसी क्लास में सारे स्टूडेंट्स भरे हुए और ज्यादा स्टूडेंट्स को लेना है, तो हम उन लोगों को बाहर निकाल के तो लोगों को नहीं बिठा सकते, तो हम उन्हीं को थोड़ा एडजस्ट करेंगे, तो इससे जगह बन जाएगी, तो हम और लोगों को रख सकेंगे यहाँ पे। तो वैसी कहानी यहाँ पर भी है कि हमने कुछ नहीं किया, बगल में एक प्लेट इंट्रोड्यूस किया, जिसके वजह से यहाँ का पोटेंशियल कुछ डिक्रीज हो गया। अब कितना डिक्रीज हुआ? 10 वोल्ट। और अब हम 10 वोल्ट और इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि 10 वोल्ट तक ही ये जा सकता है, इसके ऊपर ये नहीं जा सकता था। 10 वोल्ट इसका मैक्सिमम वोल्टेज है जो कि अचीव कर सकता है इसके साइज की वजह से। तो ये वोल्टेज हम 100 वोल्ट तक ले जा सकते हैं, लेकिन 90 वोल्ट तक पहुंचा, हम और 10 वोल्ट इसको दे सकते हैं। अब दे सकते हैं, मतलब इसको और ज्यादा चार्ज दे करके इसको हम 10 वोल्ट और इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि वो 100 वोल्ट तक पहुंचे, राइट? ये कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा तो बेनिफिशियल लगा, लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। थोड़ा चार्ज हम और इंक्रीज कर सकते हैं। एक मेरे पास और आइडिया है, एक काम करते हैं, हम इस प्लेट को ऐसे ही छोड़ते हैं, लेकिन दूसरे वाले प्लेट का एक प्रॉब्लम था, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपने पता ही था कि ये सोर्स आपने दे रखा है, ये सोर्स है आपका, और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोस्कोपी ले रखा हुआ है, और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी है, और आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिल रखा था, राइट? और ये पॉजिटिव चार्ज तो है, आप देख ही पा रहे हैं। और ये प्लेट P1 और ये प्लेट P2। अब आपने क्या किया कि इस सेकंड वाले प्लेट के सेकंड सरफेस को जोड़ रखा है, किससे? अर्थ से। इसको अर्थ दे दिया। अर्थ देने से क्या होगा? अर्थ सारे पॉजिटिव पोटेंशियल को ग्राउंड कर देता। आपको पता है कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो हम एज्यूम करते हैं, तो अर्थ का पोटेंशियल अगर जीरो है तो इसको जितना भी हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो वो सारा हाई पोटेंशियल को ग्राउंड कर देगा। तो सारा हाई पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज को ले नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव का पोटेंशियल वीक होता है, कम होता है, इसलिए हाई पोटेंशियल किसने ग्राउंड कर दिया? अर्थ कर दिया। तो अर्थ करने से क्या होता है? इससे फायदा ये मिला कि सारा पॉजिटिव चार्ज हट गया और सारा पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि यहां पर जो प्लस 30 वोल्ट था वो क्या होगा? प्लस 30 वोल्ट कम हो जाने की वजह, हट जाने की वजह से अब इस प्लेट P1 का पोटेंशियल हो जाएगा अप टू 60 वोल्ट। अब ये 60 वोल्ट हो गया। अब इसको हम अब अगेन 100 वोल्ट तक ले जाने के लिए अगेन 40 वोल्ट से चार्ज कर सकते हैं, अगेन और ज्यादा चार्ज हम इस पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज ऑफ P1। तो प्लेट P1 को हमने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, प्लेट P1 को ऐसे ही रखा, बगल में एक मेटालिक प्लेट इंट्रोड्यूस किया, जिससे हुआ क्या? इससे फायदा ये मिलता है कि प्लेट P1 का पोटेंशियल गिर जाता है, और आपको पता ही है कि C होता है Q by V, और अगर आपने V को डिक्रीज कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। और दैट्स व्हाई हम इस कॉन्सेप्ट को, इस सिस्टम को कहते हैं कैपेसिटर का प्रिंसिपल, राइट? तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो हम जब भी कैपेसिटर बनाते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उसके बगल में एक अनदर प्लेट यूज करें, ताकि प्लेट P1 का पोटेंशियल वीक हो जाए और ज्यादा हम इस पर चार्ज स्टोर कर सके, कैपेसिटेंस बढ़ा सके। ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट था। छोटे से वर्ड्स आप इसमें जरूर इंट्रोड्यूस कर लेंगे। सपोज लेट अ प्लेट चार्ज अप टू मैक्सिमम पोटेंशियल V and another uncharged plate introduces parallel to the plate P1 as plate P2, राइट? तो इस दूसरे वाले प्लेट का नाम प्लेट P2 रखा है। नाउ potential of plate P1 decreases and capacitance increases, राइट? इससे कुछ इंक्रीज हुआ कैपेसिटेंस, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। अगेन plate P2 connected through the earth, then
then the positive charge of plate P2 grounded. Now potential of plate P1 decreases largely. Then capacitance increases simultaneously. Okay, and this principle अब लास्ट में आप लिख लीजिएगा, and this phenomena या this principle is called principle of capacitor, right? तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम किसी भी कैपेसिटर को बनाते हैं। अब आप सोचोगे कि ये आपने इलेक्ट्रोस्कोपी क्यों लगाया था, तो स्टार्टिंग में जब हम इसको चार्ज करते हैं तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल तक इसका जो प्लेट है, इनके जो गोल्ड लीव्स हैं वो थोड़ा एक्सपेंड होते हैं, और जैसे ही हमने इसको अर्थिंग दिया तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो ये पता कैसे चलेगा, तो इसकी जो प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो क्लोज आ जाता है। जब क्लोज आ जाएगा तो इससे आप ये कह सकते हो कि एक्चुअली इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, हम इसको और ज्यादा चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर ये मैक्सिमम पोटेंशियल तक इंक्रीज होगा, और इस मैक्सिमम पोटेंशियल इंक्रीज होने पर हम कह सकते हैं कि अब इसको मैंने मैक्सिमम चार्ज कर दिया है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम कैपेसिटर्स के टाइप्स पर बात करेंगे। तो हमारे पास कैपेसिटर्स के 3 अलग अलग टाइप्स हैं। बेसिकली हम लोग 2 तरीके के टाइप्स पढ़ेंगे जो कि आपके थ्योरी में दे रखा है। हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए आइए देखिए। तो बच्चों आपने जैसा कि अभी देखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर में कि हमने इस प्लेट पर इनफ अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि हम किसी प्लेट पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकते हैं कि हम उसके एक मिनिमम अमाउंट या फिर रिक्वायर्ड अमाउंट के कैपेसिटर्स को बना सके, वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए भी एक एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पर फिजिक्स में हर चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी मेजर करेंगे कि हमने कितना अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड है, हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पहला जो प्रिंसिपल है, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे हम लोग। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये हमारा पहला कैपेसिटर है जिसको हम बात करेंगे, और ये आपका पीपीसी कहलाता है, राइट। तो हमारे बहुत सारे जो डिवाइसेस है उनका कॉन्सेप्ट यही रहेगा, 2 पैरेलल प्लेट्स रहने वाले हैं, बस अंतर ये रहता है कि शेप अलग अलग हो जाता है। तो हम लोग पहले इस वाले शेप के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट सब कुछ वैसे ही है। जरा सोचिए कि हमारे पास एक ये वाला प्लेट रहा ही, पहला प्लेट जिसको हम P1 कहते थे, इसको आपने चार्ज कर दिया था फॉर द मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम चार्ज, और हमने मैक्सिमम चार्ज दे तो दिया, लेकिन हम इस चार्ज को और बाद में यूज करेंगे। और फिर उसके बाद हमने इसके बगल में एक और प्लेट इंट्रोड्यूस किया था, और ये आपका अनकॉन्टैक्ट प्लेट है और इसका इससे कोई लेना देना नहीं था। इसको हमने बाहर से किससे, एक सोर्स से चार्ज कर रखा था। ये पॉजिटिव सोर्स है या फिर ये कोई सोर्स डिवाइस है, और यहाँ पर आपने इसको किससे दे रखा था, अर्थिंग दे रखा था। इससे होगा क्या, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे ही बाहर से ऐसे रिड्यूस करते हो, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इसके अंदर आपका जो चार्ज होगा वो इस तरीके से इफेक्ट डालता है। तो इसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आपको पता होगा कि हमने जब पढ़ा था पहला वाला चैप्टर, तो पहले चैप्टर में हमें 2 पैरेलल प्लेट के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो इसके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि दोनों प्लेट की साइज सेम ही है, P1 P2 की साइज सेम है, सरफेस एरिया सेम है, मेटालिक सरफेस सेम है, तो इसकी डेंसिटी भी सेम होगा। तो मान लीजिए इसकी सरफेस डेंसिटी जो है वो प्लस सिग्मा और इसकी माइनस सिग्मा है, सपोज कर लेते हैं। तो देखिए, लेट 2 पैरेलल plates has charge density plus sigma and minus sigma। जैसा कि आप जानते हो कि सेम ही है। then the electric field inside the plates is uniform
कॉमा, और ये होगा कितना, तो E इज इक्वल टू, आपको याद है ना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जरा याद करिए फटाफट, और आपको बताइए कि सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट। तो मान लेते हैं इस प्लेट का सरफेस एरिया क्या है, ऑफ कोर्स A है, ठीक है, तो इसको हम लिख पाएंगे क्या, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। और ये आया कैसे, तो आप बता दीजिए कि सिंस सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, और ये Q बाई A में Q अमाउंट ऑफ चार्ज, A सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट है, राइट। तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब आप इसका पोटेंशियल निकाल सकते हो ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और आपको याद है कि मैंने पोटेंशियल वर्ड किसी के लिए ज्यादा यूज नहीं किया है, जितने भी पोटेंशियल होते हैं वो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ही होते हैं अगर मैं किसी एक सरफेस के बारे में बात करूं, क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्ज सिस्टम है तो इनके बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड ही यूज करेंगे। और सपोज दैट इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आपने कितना ले रखा है, स्मॉल डी देखा है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होगा, किसी एक पॉइंट के बारे में बात हो नहीं रही है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको लर्न होगा E इज इक्वल टू V बाई D लिखा जा सकता है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से V बाई dr लिखते थे, लेकिन d यहाँ पे सेपरेशन है दोनों के बीच का नाम, तो यहाँ V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, E इंटू डी, और E की वैल्यू कितनी है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, राइट। और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 डन। तो ये पोटेंशियल आ गया। नाउ कैपेसिटेंस निकालना है, तो आपको याद है ना इस चैप्टर का हीरो कौन है, तो इस चैप्टर का हीरो है आपका कैपेसिटेंस। तो जो चैप्टर का हीरो है उसको ले आया जाए, तो चैप्टर का हीरो नाउ कैपेसिटेंस के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जनरल क्या था, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो Q की वैल्यू कितनी, Q की वैल्यू कुछ नहीं, वही अमाउंट ऑफ चार्ज, और V की जगह पे आप क्या लिखोगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। जो कैंसिल होगा कैंसिल कर सकते हो, Q कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू आपको मिल सकता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। आप ये बात याद रखिए कि इस प्लेट के लिए यहाँ पर कुछ हमने अमाउंट का यूज किया नहीं था, और इनके बीच में ये आपका एयर है, राइट। ये आप बोल सकते हो ये डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इनके बीच में कुछ है नहीं, इनके बीच में कुछ नहीं है, तो क्या एयर है। अब फ्री स्पेस के लिए जो आपका कैपेसिटेंस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा ये कैपेसिटेंस कब है, जब प्लेट के बीच में कोई भी आपका मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कुछ भी ना हो, ऐसे केस में आपका कैपेसिटेंस जो है वो एप्सिलॉन नॉट A बाई D होगा। किस पर डिपेंड करता है, आपको फैक्टर देख करके समझ में आ रहा है, प्लेट का सरफेस एरिया पे और इनके बीच के सेपरेशन जितना कम होगा आपका कैपेसिटेंस उतना स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। अगर मैं इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दूं तो आपको पता है डाइलेक्ट्रिक यूज करने पे क्या होगा, इफ देयर इज डाइलेक्ट्रिक substance used between the plates। अब इनके बीच में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक ला भी दूं तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक लाने से जो एप्सिलॉन नॉट का टर्म है वहां पे आपको साथ में क्या मिलेगा, K मिल जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक टर्म आने के साथ आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जगह परमिटिविटी ऑफ मीडियम यूज करते हो, तो यहाँ पे K एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहाँ K एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ भी K लिखोगे, यहाँ भी K लिखोगे, तो फाइनल आपका ये टर्न होकर के K ऊपर चला जाएगा, तो हम ये लिख पाएंगे C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, राइट। तो ये टर्म कब है, ये टर्म आप यूज तब करेंगे जब आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया जाए, ऐसे केस में आपका जो कैपेसिटेंस होगा वो C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और अदरवाइज आप जानते ही हो फ्री स्पेस के लिए, एयर कैपेसिटर के लिए आप C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D यूज करते हो। तो आपको ये पता चल गया कि अगर मुझे कैपेसिटेंस डिसाइड करना है कि मैं कितना कैपेसिटेंस बनाना है, तो हमें किस बात का ध्यान रखना होगा, एरिया का, डिस्टेंस का, दोनों प्लेट के बीच का, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो फिक्स होता है, और अगर डाइलेक्ट्रिक यूज करना चाहते हो तो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। आइए कुछ एग्जांपल से इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं। याद रखिएगा कि कौन कौन से डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं, ये भी थोड़ा सा हम बता दें, तो इसको आप यहाँ पे नोट में लिख लेंगे, डिपेंडिंग फैक्टर्स। तो डिपेंडिंग फैक्टर्स किस पर, अपॉन कैपेसिटर्स, ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और ये कौन सा कैपेसिटर है, ये एक्चुअली PPC है, राइट। तो इसको मैंने इस तरह लिखा है, डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और ये कैपेसिटेंस
ध्यान दीजिएगा किस पर डिपेंड करता है। तो सी पहले डिपेंड करता है बच्चों एरिया ऑफ द प्लेट पर। तो ये जितना बड़ा होगा आपका सरफेस एरिया इस प्लेट का उतना अच्छा होगा। तो आपने अगर कभी कंडेंसर देखा होगा तो उसको खोलोगे तो उसकी प्लेट जो उसके अंदर थिन फॉइल होती है वो थिन फॉइल बड़ी होते जाती है, के ऊपर एक लपेटा होता है, बड़ी होते जाती इसका मतलब इसका सरफेस एरिया तो काफी अधिक है। और दूसरा फैक्टर क्या देखने को मिल रहा है, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, मतलब इनके बीच सेपरेशन बहुत कम होगा, एक के ऊपर एक लपेटने से इनके बीच में सेपरेशन काफी कम रह जाती है। और इसके अलावा जो एक फैक्टर आपको देखने को मिल रहा है अब वो है C प्रोपोर्शनल टू K, और ये डाइलेक्ट्रिक पे कैसे डिपेंड करता है इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो पहला फैक्टर एरिया ऑफ प्लेट, दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के टर्म पर हमें आगे पढ़ना भी है, तो डोंट वरी। तो यहाँ पर आपका एरिया ऑफ प्लेट जितना इंक्रीज होगा उतने ही टाइम्स में कैपेसिटेंस यहाँ पे जितने टाइम्स में डिक्रीज होगा उतने टाइम्स में इंक्रीज होगा, और ये तो डिपेंड करता ही है, इसके बारे में तो हम करेंगे। तो आइए एग्जांपल देख करके इसको क्लियर करते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये एग्जांपल है जो कि पीपीसी से रिलेटेड है, ये देखते हैं क्या है एग्जांपल। अ पीपीसी हैज सरफेस एरिया ऑफ प्लेट 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज 1 mm, देन फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द पीपीसी। मतलब हमारे पास पीपीसी का कैपेसिटेंस निकालने के लिए इंफॉर्मेशंस है, और इस इंफॉर्मेशन से हम इस पीपीसी का कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों आपको लर्न होगी 8.85 × 10⁻⁻12, ये इसका मैग्नीट्यूड है। यूनिट आपको याद ही होगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करोगे, आइए थोड़ा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे सरफेस एरिया गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको चेंज कर लीजिएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 10⁻⁻2 यूज करते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स है तो आप लिख सकते हो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, राइट। ऐसा हो गया। और सेपरेशन जो है आपका 1 mm है, इसको भी चेंज कर लीजिएगा स्टैंडर्ड पैरामीटर में, तो 10⁻³ मीटर, राइट। और अब आप कैपेसिटेंस निकालना चाहते हो तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ऑफ पीपीसी, तो पीपीसी का फॉर्मूला C = ε0A/T, क्योंकि यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक तो इंट्रोड्यूस किया गया नहीं है, तो सिंपली आप यही यूज कर सकते हो। तो ये एयर कैपेसिटेंस के लिए है, तो सिंपली आप यूज कर लीजिए ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12, एरिया की वैल्यू 200 × 10⁻⁴, और नीचे आप यूज कर सकते हो 1 × 10⁻³ यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट 10⁻³ भी लिख सकते थे, राइट। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लीजिए क्या आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको मिलेगा 17.7, राइट, ऐसा कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे 10⁻12, 10⁻⁴, 10⁻16, 10⁻16 से ये 10⁻³ रिड्यूस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10⁻13, राइट, ऐसा ही कुछ हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, आपको मिलेगा 10⁻13। और सिंपली आप इसको 10⁻12 बनाना चाहते हो, ये हो जाएगा 1.77 × 10⁻12 फैराड। अब इस 10⁻12 को आप सिंपली लिख सकते हो C = 1.77 पिको फैराड, राइट। तो ये आपको मिल गया कैपेसिटेंस ऑफ द पीपीसी। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं हुई, आप आंसर डिक्लेयर कर सकते हो। अब यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाता कि अगर प्लेट के सरफेस एरिया को डबल कर दे तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेट का सरफेस एरिया डबल हो जाएगा तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जो आपका कैपेसिटेंस है वो भी डबल हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके आप इसका भी आंसर दे पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा कि कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेट ऑल्सो गेट ट्वाइस, राइट। अब यहाँ पे निकालना है कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन क्या है। आइए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। और पीपीसी हैज कैपेसिटेंस 17.7 पिको फैराड, द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स 3 mm, देन व्हाट शुड बी द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट विल बी। तो यहाँ पे आपको निकालना ये है कि इस प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो कितना होने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड कर दिए हैं, ऑल्सो फाइंड द कैपेसिटेंस व्हेन एरिया ऑफ प्लेट गेट ट्वाइस एंड सेपरेशन बिकम्स हाफ। तो आपको याद होगा कि यहाँ पर मैंने बताया कि जैसे जैसे प्लेट का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा और इनके बीच का सेपरेशन
डिक्रीज करने पर भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा, राइट। तो ये आपका सेकंड टर्म है, ये आप कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको आपको अपनी लॉजिक से करना है कि अगर मैं डबल करूं और उसको हाफ करूं तो कितने टाइम से इफेक्ट होगा। आपको मैंने इफेक्ट बता दिया है, आपका आंसर जो है वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, तो आप इसका आंसर जरूर करके भेजिएगा। यहाँ पर आपको करना कैसे है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कैपेसिटेंस पिकोफैराड में दिया है, तो पिको की वैल्यू 10⁻12 होती है। फॉर्मूला आप C =ε0A/d ही लगाइएगा। C की वैल्यू दे रखा है, D की वैल्यू सेपरेशन दे रखा है क्योंकि mm है, चेंज कर लीजिएगा। और एरिया निकालना है, एरिया आप मीटर स्क्वायर में देने की कोशिश करिएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में भी दे सकते हैं। और इसको सॉल्व करके जो भी कैपेसिटेंस है वो देख ही रहे हो। अगर आपका एरिया डबल हो जाए तो आपको कैपेसिटेंस आपको पता ही है वो भी डबल होगा, और हाफ होने पे भी डबल होता है, तो आपको पता होगा कि आंसर क्या देना है। तो आई होप कि आप इसका आंसर दे देंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13, ट्राई करिएगा। अगर आप कर पाए तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।